कहने सुनने में बहुत सी बात अच्छी लगती है, असली बात है कि इसमें 2-3 बातें हैं, जैसा संजीव भाई ने इशारा भी किया। कारपोरेट डिजाइन तो है ही है, साथ में इसमें यहूदी डिजाइन भी है। बहुत ही क्या कहा जाता है, प्राइम लैंड है इंडिया के अंदर। एस्टिमेटेड कहते हैं कि 20 लाख से 30 लाख एकड़ तक का लैंड इनके पास है। अगर गृह मंत्री के बयान को भरोसा करें तो वो तो लैंड नियर अबाउट 35 से 39 लाख एकड़ लैंड वक्त के पास है। और मान के चलिए कि देश के प्राइम सिटी में इनके पास काफी ज्यादा जमीन है और उस पर बड़े बड़े लोगों की नजर है, कारपोरेट समूह की भी नजर है उस जमीन पे, जो लैंड को लेकर इस समय बहुत ही उतावले हैं। पूरे देश के अंदर हर जगह लैंड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मुसलमानों की जमीन से आप लेंगे, आप आज मुसलमानों की ले रहे हैं, कल चर्चों की लीजिए। आपने बहुत से मंदिरों की ले लिया है, बहुत से मंदिरों की लेने की तैयारी में है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं लिया तो मंदिर से कोई बड़ा काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद जो भी चढ़ावा आता है वो पुजारी और इमाम साहब या महंत की जो है मतलब क्या कहते हैं पेट में चला जाता है। बात बहुत मोटा मोटी अगर आम आदमी की भाषा में माने तो जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम राजा, मुस्लिम जागीरदार ने जो वेलफेयर के लिए जो जमीनों को दान किया, वक्फ किया, उसका वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 संसद से पारित हो गया है और इसमें कई सेकुलर पार्टियों ने इस बिल के समर्थन में अपना समर्थन दिया है, जैसे कि जेडीयू, तेलुगु देशम, जेडीएस, एनसीपी, लोजपा, रामविलास, राष्ट्रीय लोकदल, असम गण परिषद। ये लोग अपने आप को सेकुलर पार्टी भी कहते हैं और इस बिल के समर्थन में इन्होंने अपना वोट दिया है। लोजपा से और जेडीयू से एक नेता ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि इससे जो नया संशोधन बिल आया है सरकार उसकी निगरानी कर सकेगी, ऑडिट कर सकेगी और इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। मंदिर, हजारों मंदिर हैं, मंदिरों के पास भी लाखों एकड़ जमीन है। अगर इसी तरह का कुछ संशोधन हो, उनके बोर्ड में कुछ हिंदू दलित जातियां, अस्पृश्य जातियां, पूर्व अस्पृश्य जातियां आए और वही बोर्ड में रहे, उनका भी नियंत्रण हो तो ज्यादा बेहतर होता। और जमीन अगर लाखों एकड़ है तो वो भी लेकर अगर जो छोटी जातियां हैं हिंदुओं की उनमें बांट दिया जाता तो वही एक बेहतर काम होता। बहरहाल ये बिल है क्या, इसको समझेंगे और जो पार्लियामेंट में डिबेट 2 दिन चला है उसको भी समझेंगे। इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, क्या मुस्लिम वोट बैंक, जो इसको वोट बैंक कहते थे, उसमें एक बिखराव होगा, डेंट होगा, क्या क्या इसकी संभावनाएं हो सकती है, ये हमें समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं, कानूनविद भी हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं। संजीव पांडे साहब हैं, लेखक और पत्रकार हैं। और इन दोनों से समझेंगे कि आखिर क्या है। इसके एक बड़ा बदलाव है, CANRC 370 तमाम, इसके बाद एक बड़ा बदलाव है जिसका संबंध माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम समुदाय के साथ है। सरकार क्या अपने एजेंडे पर, RSS का जो एजेंडा था उस पर आगे बढ़ रही है क्या इन संशोधनों के माध्यम से। स्वागत है सर। संजीव जी, पहले आप ही से शुरू करते हैं, क्या है जरा पहले बताइए हमारे दोस्तों को। नहीं, देखिए, जो बिल आया है उसके निहितार्थ कई तरह के लगाए गए, जो बिल पास हुआ है, और अलग अलग पक्ष हैं इसके, और दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से बातें रख रहा है। और दोनों पक्ष को अगर निष्पक्ष तरीके से अगर मैं मानता हूं तो निष्पक्षता ये होगी कि जिनके पास वर्तमान कब्जा है वो भी ईमानदार नहीं है और जिनके पास कब्जा जाएगा वो भी ईमानदार नहीं है। जिनके पास अभी कब्जा है अगर वो ईमानदार रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आती। और जिस ढंग से वक्फ की संपत्तियों का पिछले 70 साल में लूट खसोट हुई है, जिस तरह से इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उस पर कब्जा किया है। संजीव जी जरा वक्फ बोर्ड क्या है, थोड़ा ब्रीफ में इसको बता दीजिए, दोस्तों को समझ में। देखिए, वक्फ बोर्ड मोटा मोटी अगर आम आदमी की भाषा में माने तो जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम राजा, मुस्लिम जागीरदार ने जो वेलफेयर के लिए जो जमीनों को दान किया, वक्फ किया, उसका वक्फ भी 3 तरह का होता है। पब्लिक वक्फ होता है कि इंडिविजुअल वक्फ होता है। पब्लिक वक्फ होता है कि शुरू में ही वो सार्वजनिक कर देते हैं, सार्वजनिक वेलफेयर के लिए। कुछ होता है कि वक्फ होता है कि अपने फैमिली में किसी को दे देते हैं और फिर उसमें कह दिया जाता है कि इनके बाद ये सार्वजनिक काम में आएगा और वो सार्वजनिक वक्फ हो जाएगा।
तो ये एक मतलब कि है कि इसमें ये जरूरी होता है कि जो वक्फ किया जा रहा है तो उसके पास उसका ओनरशिप हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी संपत्ति को मैं वक्फ कर दूंगा। अगर मैं अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाह रहा हूं तो वो मेरी संपत्ति होनी चाहिए, मेरे नाम पे रिकॉर्ड में हो। राजा महाराजाओं ने लंबे समय से उसका दान किया था और अभी तक जो ब्रिटिश राज में इसका 1923 में इसके आसपास कोई कानून बना था इनको रेगुलेट करने के लिए। बस के बाद 1995 में एक रेगुलेट करने के लिए लॉ बना। अभी 1995 के हिसाब से रेगुलेट हो रहा था, उसको 2013 में अमेंड भी किया गया था जो यूपीए की जो 2 की सरकार थी। अब मोदी साहब के कार्यकाल में दोबारा उसमें नया उसका नाम भी बदल दिया गया है। इस बोर्ड का कंपोजिशन क्या होता है? अब यह है कि अब जो है इस कंपोजिशन में हिंदू मेंबरों की बात हो रही है। इसमें आगा खानी, बोहरा, सिया कम्युनिटी के लोगों को भी लाया जाएगा, उसमें वोमेन्स को भी लाया जाएगा। महिलाओं को कहते थे कि अभी तक वक्फ में कोई मेंबर नहीं होता था। बाकी तो सरकार का ये दावा है कि ढांचा सेम रहेगा, सारा सिस्टम सेम रहेगा। और जो विरोध कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि इसमें हिंदू मेंबरों का मसला क्यों लाया गया और क्या जो हिंदुओं से संबंधित जो धार्मिक संस्थाएं हैं, हिंदुओं से संबंधित जो ट्रस्ट हैं, क्या वहां पे मुस्लिम मेंबर हैं, कि ये जो मुसलमानों से संबंधित जो वक्फ बोर्ड है उसमें हिंदुओं को लाने को लेकर भी उनकी एक बहुत बड़ी आपत्ति है। तो मेरा ये मानना है, एक आपत्ति ये भी है कि जितने भी सारी जो प्रॉपर्टी है, चूंकि वक्फ के पास बहुत ही क्या कहा जाता है प्राइम लैंड है इंडिया के अंदर। एस्टिमेटेड कहते हैं कि 20 लाख से 30 लाख एकड़ तक का लैंड इनके पास है। अगर गृह मंत्री के बयान को भरोसा करें तो वो तो लैंड नियर अबाउट 35 से 39 लाख एकड़ लैंड वक्फ के पास है। और मान के चलिए कि देश के प्राइम सिटी में इनके पास काफी ज्यादा जमीन है और उस पर बड़े बड़े लोगों की नजर है, कारपोरेट समूह की भी नजर है उस जमीन पे, जो लैंड को लेकर इस समय बहुत ही उतावले हैं। पूरे देश के अंदर हर जगह लैंड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट इशू यही उठाया गया है कि मिसमैनेजमेंट है कि ये तर्क दिया जा रहा है। जैसे अभी अजमेर शरीफ के जो वंशज हैं उन्होंने भी हिंदू में आर्टिकल लिखा कि जो वक्फ के निश्चित रूप से वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मिसमैनेजमेंट रहा है और जितनी प्रॉपर्टी है उससे एस्टिमेटेड सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आय अभी हो रही है। जो एस्टिमेटेड आय अगर इसको रेगुलेट किया जाए ढंग से, अगर ढंग से चलाया जाए तो 20 से 25 हजार करोड़ का एनुअल इनकम होगा, जिससे वो कई हॉस्पिटल्स, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कई यूनिवर्सिटीज ऐसे चीजों को रन कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष का तर्क है। बाकी जेपी सिंह जी के राय इसमें जरूर ली जानी चाहिए आगे तुरंत इसके बाद कि क्या इसमें मामला है। हमने जो फैक्ट है वो मैंने बता दिया आपको। जी जेपी सर, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जो सरकार के पास जो चीजें हैं, बजट, तमाम मंत्रालय, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, सब सही चल रहा है, कमीशन खोरी नहीं हो रही है। और सरकार यही नहीं, जो भी सरकारें नहीं है, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। कांग्रेस की भी सरकार थी और रेलवे की बाहर से जब खरीद होती थी और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो आरोप लगता था कि वहीं कमीशन वहीं स्विस बैंक में जमा हो गया। फिर जो तमाम पनामा पेपर से लेके तमाम आए और तमाम लोगों के नाम आए कि ये पैसा जमा, वो पैसा जमा, वो कौन सा पैसा है? वो कहीं ना कहीं सिस्टम में से निकाला हुआ ही पैसा है ना। तो सवाल है कि जो सरकार की जो भी व्यवस्था में चल रहा, देखिए सरकार के भी ट्रस्ट है जो मंदिर को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। मंदिरों के टेक ओवर में जो वहां पीसीएस, आईएएस और जो पीपीएस अधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है और जिनको रोज हराम के पैसे से घर चलाने की आदत है और बैंक में से अपना पैसा निकालते नहीं है, वो मंदिर में कहां से पैसा वसूलते हैं? आपका जो है इतना बड़ा ट्रस्ट है तिरुपति वाला, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि वहां कमीशन खोरी के चक्कर में जो है गाय का चर्बी मिला लड्डू सप्लाई हो रहा था। तो कमीशन खोरी किसके घर जा रहा है? इलाहाबाद में एक उत्तर प्रदेश लेवल का ट्रस्ट है, केपी ट्रस्ट। ट्रस्टियों ने जिस तरह से उसमें लूट खसोट पिछले 50 साल में मचा रखी है, अगर काली प्रसाद जी जिन्होंने अपनी सारी जमीन ट्रस्ट में देके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कर दिया और जीवित होते तो इसी संगम में जाकर के जो है शास्त्री पुल से कूद करके जो है आत्महत्या कर लेते। ये सब जगह की स्थिति है। आपका ये प्रोटेस्टेंट चर्च है, इसके जो भी आपके बिशप हो जाते हैं, चर्च की पूरी संपत्ति हिमालय से और कन्याकुमारी तक बिक रही है। आपसे बता रहे, दर्जनों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह है
क्या ये सब मिसयूज नहीं है? आप बताइए, जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, क्षत्रियों की मैक्सिमम जमीनें, बाकी भूमिहार जमींदारों की, कहीं यादव जमींदार भी थे, कहीं कायस्थ जमींदार भी थे, इनकी ली गई। इसके बाद लैंड सील लगा के जमीन ली गई, और आपने तमाम एसीजेड बना के तमाम बड़े बड़े लोगों को हजारों एकड़ जमीन दे दी। वो क्या है? वो जमींदारी नहीं है? मतलब अडानी को दे दें आप, जो है अंबानी को दे दें, और किसी कारपोरेट को दे दें, तो ये जमींदारी नहीं है? अगर एक जमींदार के पास जमीन थी तो जमींदारी थी, एक काश्तकार के पास जमीन थी तो लैंड सीलिंग था, और बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नौकरी पैदा हो गई। कितनी नौकरी पैदा हो गई? आज तक कोई श्वेत पत्र जारी हुआ कि इतना एसीजेड आपने बनाया, उसमें कितना बना, उसमें कितना जो है लोगों को रोजगार मिला? कोई श्वेत पत्र जारी हुआ? लगातार जो है आप कारपोरेट को छूट दे रहे हैं कि इससे जो है रोजगार उत्पन्न होगा, ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लाखों करोड़ रुपया जो है बजट में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उन्होंने माफ कर दिया। कितना इन्होंने कारपोरेट, वो जो है आपका क्या कहते हैं, रोजगार सृजन किया। पूरा ऑटोमेशन के ओर इनका ध्यान है कि सारा काम मशीन से कराओ, आदमी से कराओ ही नहीं। और उसकी देखा देखी सरकार भी सब तमाम काम मशीन से करा रही है, जबकि आपके पास बेरोजगारों की फौज है। पूरा भिवानी जो आपके हरियाणा में है, जाके देखिए कि कितनी इंडस्ट्री कोरोना में जो बंद हुई वो चालू नहीं हुई, और वहां के कारीगर और जो काम करने वाले थे कामगार, वो सब अपने अपने यहाँ यूपी बिहार के जो है और मध्य प्रदेश में लौट गए। वो बेरोजगार है, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, क्योंकि बच्चों का जीवकोपार्जन करना है कि नहीं करना है। तो सवाल इस बात का है, अगर इस सिद्धांत से आप चलेंगे कि बड़ा मुसलमानों की जमीन से आप लेंगे, आप आज मुसलमानों की ले रहे हैं, कल चर्चों की लीजिए। आपने बहुत से मंदिरों की ले लिया है, बहुत से मंदिरों की लेने की तैयारी में है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं लिया तो मंदिर से कोई बड़ा काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद जो भी चढ़ावा आता है वो पुजारी और इमाम साहब या महंत की जो है मतलब क्या कहते हैं पेट में चला जाता है, कोई उससे होता नहीं। लेकिन जो आप लेते हैं, ले करके जो ट्रस्ट बना करके जो आप जो है क्या कहते हैं मतलब उसको ये स्वांग रचते हैं किससे जो है भला होगा। आप बनारस जाइए जरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, जो दर्शन बहुत मामूली था वो घंटों का हो गया, आपके पेट दर्शन हो गया तिरुपति की तरह। उस पैसे से कितने जो है रोज भोजनालय चलाए जा रहे हैं। आप भोजन से ही शुरू करके देखिए। आप तो अमृतसर के गुरुद्वारा साहब में चले जाएंगे तो वहां आपको जो मुफ्त में भोजन मिलेगा। आप आनंदपुर साहब में जाएंगे तो वहां आपको मुफ्त का भोजन मिलेगा, मुफ्त का प्रसाद मिलेगा। बाकी जगह खरीदना पड़ेगा प्रसाद आपको। पुरी में आपको प्रसाद खरीदना पड़ता है, तिरुपति में आपको तिरुपति में आपको प्रसाद खरीदना पड़ता है। आप पैसा जमा करते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है। आपके जितने गुरुद्वारे हैं वहां कैसे प्रसाद मिलता है? खरीदा गया क्या? खरीदना पड़ रहा है क्या किसी को? तो सवाल इस बात का है कि कहने सुनने में बहुत सी बात अच्छी लगती है, असली बात है कि इसमें दो तीन बातें हैं, जैसा संजीव भाई ने इशारा भी किया। कारपोरेट डिजाइन तो है ही है, साथ में इसमें यहूदी डिजाइन भी है। और यहूदी डिजाइन ये है कि आज तक चित्र पावनों ने इस बात का खंडन नहीं किया कि वो यहूदी मूल के नहीं है। और यहूदी पूरी दुनिया में मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनको नीचा दिखाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते। आपसे बता रहे तो यहाँ बिंदु यहाँ लेटा हुआ है, ये बहुत जबरदस्त बिंदु है। और ये जो सरकार है ये जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो भले उससे कुछ ना करे, उसमें कुछ ना करे, लेकिन वो उनको दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने पर आमादा है। और वो लोग हैं जो कभी ओवैसी के चक्कर में, कभी किसी और के चक्कर में, कभी किसी और के चक्कर में, कभी जो है आपका शिया सुन्नी के चक्कर में। 30% मुसलमान आज देश भर में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वक्फ बिल सही है कि नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है वक्फ बिल। जो आपने वोट देकर सरकार चुनी है वो अगर आपके पिछवाड़े डंडा लगा रही है तो बिल्कुल सही लगा रही है, आप इसी के पात्र हैं। जी, दलित लोग भी खुश है, दलित नेता लोग दिए, लगता है जमींदारी में से बढ़ के नवाब जी का जमीन उनको भी मिलेगा, नवाब साहब का नहीं। हाँ तो है ही है। देखिए यहाँ बात ये है कि हम तो डूबेंगे साहब, तुम भी डूबोगे तो हम देख के गुरु मुस्कुराएंगे। समझे आप? तो ये जो साइडिज्म वाली भावना मन में है ना, अच्छा साले मारे, अच्छा हुआ बस साले मारे जा रहे हैं, बड़ा फुटानी चल रहे थे, ये जो भावना है, ये जो
मानव के क्रोध लोभ घृणा की जो मन में भावना है ना, उसको आप कभी दूर नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए, चाहे आप चर्च में देखिए, चाहे आप मुस्लिम में देखिए, चाहे सिया सुन्नी में ही आप पूछ के देखिए ना कि मस्जिद के प्रबंधन से वो कितने प्रसन्न है। आप चर्च वालों से पूछ के देखिए कि बिशप साहब के जो है मनमाने कार्य से वो कितने प्रसन्न है। और उसमें भी प्रोटेस्टेंट चर्च में विशेष रूप से, जहां खुला है मामला, कि आपको कैथोलिक चर्च का कहीं भी जमीन बिकती नहीं दिखाई देगी, लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च में इलाहाबाद में ही करोड़ों की जमीन तमाम बिशप लोग बेच करके और भाग लिए, आपसे बता रहे। क्योंकि कैथोलिक चर्च में रिटायरमेंट की व्यवस्था नहीं है, पूर्णकालिक होते हैं, और प्रोटेस्टेंट चर्च में अपॉइंटी होते हैं। वहां पादरी, वहां आपके क्या कहते हैं बिशप, ये सब अपॉइंटी होते हैं, कुछ दिन के लिए होते हैं, कुछ दिन के बाद उनको हटना पड़ता है, दूसरा आता है। लेकिन खाली कोई हो जिसने उस प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश की हो, और पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चल रहे हैं जमीन बेचने के। जी संजीव जी, जी जेपी साहब बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है वक्फ बोर्ड में, ट्रांसपेरेंसी और रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और लिबरल, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक बनाने की बात हो रही है। सरकारी संस्थाएं, बोर्ड्स जितने हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, डेमोक्रेटिक हैं? क्या आरटीआई लोग लगाते हैं तो एज पर द रूल्स जवाब मिलता है कि उसको लिंगर ऑन किया जाता है कि आप सेंट्रल कमीशन में जाइए तमाम? तो ये गंभीर सवाल है। क्या मुसलमान सिर्फ एक मोहरा, एक राजनीति का पूरा बकरा जिसको कहते हैं, उसको बनाकर ये सब बिल लाया गया है? क्या संजीव? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो भी एजेंडा होता है उसके पीछे उसका एक मोटिव होता ही है, और उस मोटिव में सेवा, समर्पण और विकास नहीं होता है। उस मोटिव में सत्ता को कंट्रोल करना प्रायोरिटी उसकी होती है, और सत्ता को कंट्रोल इसलिए वो नहीं करते कि वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर के लिए वो काम करने वाले हैं। वो एक जो एलीट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे इकोनॉमिक एलीट हो, उसको प्रॉफिट या उसको बेनिफिट देने के लिए वो पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यहीं से फिर ये लड़ाई शुरू होती है। तो ना उससे कोई कॉरपोरेट मुक्त है, ना उससे कोई सरकार मुक्त है, और ना उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी मुक्त है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अभी तेलंगाना में 500 एकड़ 400 एकड़ प्राइम लैंड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जमीन है, उसको वहां के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बेचना चाहते हैं, ऑक्शन करना चाहते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इन्वायरमेंटलिस्टों को भी उससे प्रॉब्लम है। क्यों ये एक कांग्रेस की सरकार उसको बेचना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत गंदे हैं, बहुत घटिया हैं, कारपोरेट के दलाल हैं। कांग्रेस पार्टी जो लगातार दिल्ली में ये स्टैंड लेती है, राज्यों में उनकी सरकारें क्या कर रही हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और लड़के लाठी खा रहे हैं पुलिस से, पिछले 3 दिनों से वहां लाठीचार्ज हो रहा है। सोशल मीडिया पे ये इशू लगातार उठ रहा है। राहुल गांधी को लोग टैग कर रहे हैं, राहुल गांधी ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना रेवंत रेड्डी से पूछ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं कि ये रिसोर्स वार है। देखिए, वक्फ की जब बात होती है तो वक्फ की बात आज क्यों उठ रही है? क्या आप एक भी रिकॉर्ड उठा लीजिए कि क्या 1970 के बाद देश में कितने वक्फ हुए, कितने लैंड ग्रांट्स हुए इस देश के अंदर, कितने मुसलमानों ने जमीन दान करी? जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनकी हिस्ट्री आजादी से पहले की मिलेगी। जितने मंदिरों के ट्रस्ट और संपत्तियों की बात है, जितनी भी उनके पास जमीनें हैं, आजादी के पहले से मिलेगी। क्यों? उसका कारण था। उसका कारण यह था कि 1947 से पहले पूरे साउथ एशिया की आबादी बहुत कम थी। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। आजादी के समय भारत की आबादी 30-35 करोड़ रही होगी। तो उस जमाने में लोगों के पास जमीन थी। राजा महाराजा के साथ साथ छोटे छोटे जमींदार भी वेलफेयर के नाम पे डोनेट करते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे और जो सिखों के पास भी आप देखिए कि ननकाना साहब के पास 2500 एकड़ लैंड है। लाहौर के पास जो ननकाना साहब है, गुरु नानक देव की जो जन्मस्थली है, उसके पास 2500 एकड़ लैंड है। मैं 2009 में जब वहां गया था, वहां लैंड का जो हब देख के मैं परेशान था। और वहां पे एक यूनिवर्सिटी बनाने की बातचीत चल रही थी। वो बाद में सिर्फ इसलिए पेंडिंग रह गई गुरु नानक देव के नाम पे कि वो एक मतलब कि जिहादियों ने विरोध किया कि गुरु नानक देव के नाम पे यूनिवर्सिटी क्यों बन रही है। गवर्नमेंट चाहती थी कि गुरु नानक देव के नाम पे सारी जमीन है। और वो जमीन किसने दी थी? वो जमीन भी उस समय उस एरिया के किसी जमींदार ने ही दी थी, जो मुस्लिम जमींदार माना जाता था। वो डोनेट किया था उस जमीन को। अब है कि 1990 के बाद इतनी आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ने के बाद साथ साथ कारपोरेट प्रॉफिट का भूख बढ़ा।
तो ये हर जगह जमीनों का कब्जा करने का एक धंधा चल रहा है और उसमें सरकारें शामिल हो गई। ये सिर्फ यही नहीं है, जैसे हमारे यहाँ वक्फ मैनेज कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के जमीनों को जो वक्फ दिए गए हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लैंड्स हैं, हिंदू मंदिरों के पास और सिख जो टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारों के पास जो जमीन है, उसको मैनेज करने के लिए इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसका चेयरमैन एक मुसलमान होता है। और उसको लेकिन चेयरमैन के साथ जो सबसे वहां इंपॉर्टेंट दो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, वो आईएसआई के कर्नल रैंक के दोनों अधिकारी होते हैं। और वहां पे 1.5 से पौने 2 लाख एकड़ लैंड हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों के पास है, जिसमें ननकाना साहब है, करतारपुर है, हसन अब्दाल में अपने क्या कहा जाता है, इस्लामाबाद के पास जो पंजा साहब है, कटास राज है। इसी ढंग से जो सिंध के अंदर और मुल्तान के आसपास जो कई मंदिर हैं, उनकी जमीनें हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट किया, वहां भी ऐसे ही मुकदमे चल रहे हैं, जैसे हमारे वक्फ के मुकदमे चलते हैं, वैसे वहां इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के मुकदमे चल रहे हैं। और वहां पे मुकदमे जब हो रहे हैं, कोर्ट पूछ रहा है, तो पता चल रहा है कि उस पर आधे से ज्यादा जमीन खुर्द-बुर्द हो चुका है, बिक चुका है, किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ये मामला है सिंपल एक शब्द में, सरकार का मामला से ज्यादा बड़ा मामला है रिसोर्स वार। और रिसोर्स वार में लैंड इस समय सबसे बड़ा रिसोर्स हो चुका है। लैंड, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और उसके से ऊपर लैंड के ऊपर जो होने वाला प्रोडक्शन, चाहे वो खेती की जमीन हो चाहे अर्बन लैंड हो, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे एरिया में डिजाइन चल रहा है। पॉपुलेशन बढ़ चुका है, जमीन घट चुका है, एक एक फैमिली में 2-2 एकड़ 2.5 एकड़ की जोत है, भाई से भाई लड़ रहा है कारी के लिए। आप सोचिए कि जिसके पास 39 लाख एकड़ जमीन हो, नेताओं की नजर नहीं जाएगी। नेताओं को तो पता है, नेता तो लुटियन से उसके मकान के दो पीछे छत्ती डाल के किराया पे पैसा कमाते हैं। आप कह रहे हैं वक्फ की जमीन, इतना प्राइम लैंड दिल्ली में वक्फ के पास है, उस पर नेताओं की नजर नहीं होगी। और जो पहले नेताओं ने कब्जा कर रखा है, उसमें बड़े बड़े सांसद हैं जो मुस्लिम सांसद हैं इस देश के अंदर, जिन्होंने वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। और वही कब्जा जो है वो अब दूसरा लॉबी कंट्रोल करना चाह रहा है, अपने कारपोरेट मित्रों को देना चाह रहा है। ये फैक्चुअल है, इससे आप इंकार नहीं कर सकते। किसी ने मुसलमानों का भला नहीं सोचना। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला तो तब सोचती ना कि जब कोई हिंदू आरोपी होता है तो उसके घर में बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चल जाता है। तो मुसलमान का भला तो भाजपा ने कितना करना है हमें आपको पता ही है। तो इस वक्फ के कानून से मुसलमान का कितना बेचारे का भला होगा हमको पता नहीं है। मुसलमान से भला से पहले तो भाजपा को हिंदुओं का ही भला कर देना चाहिए। हिंदुओं को इस लेवल पे भला करना चाहिए कि जो ईमानदारी से उनको क्या कहा जाता है, जो गरीब है, दलित है, उनको जमीनें बांट दे। साम्राज्य जमीनें जितनी भी है पंचायतों की, सिर्फ उन पे सारों पे बड़े बड़े लोगों का कब्जा है। हर गांव में चले जाइए, पंजाब हरियाणा से लेकर साउथ तक चले जाइए, जो पंचायतों की जमीन है उस पर किसका कब्जा है? गांव के 4 दबंगों ने कब्जा कर रखा है। जबकि उस जमीनों पे हमेशा ये वकालत होती रही है, कई कानून भी है कि जो दलित आबादी है उसको आप पट्टे पे दे दो, आधा एकड़ दे दो, 1 एकड़ दे दो, उसमें वो पशुपालन करेंगे, उसमें फिशरी करेंगे, अलग अलग चीजों का उत्पादन करेंगे, सब्जी उगाएंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन कौन से स्टेट में ऐसा हो रहा है? जबकि उसके अगर ये चीज सरकार कर दे तो इसका मेजर बेनिफिट तो हिंदुओं को होगा। और हिंदू राष्ट्र के जो अगर बात हो रही है इस देश के अंदर, तो जो शासक वर्ग है उसको चाहिए कि ये जो साम्राज्य जमीन जो है उसको गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बीच आप बांटिए। कम से कम आप जमींदारों के, आप जमीन तो गांव में किसी के पास रही नहीं है, लेकिन 20 एकड़ 30 एकड़ हर गांव में साम्राज्य जमीन है जिसपे लोगों का कब्जा है, जो सामूहिक जमीन होता है। तो वो चीज को करने के बजाय आप एक धर्म विशेष का जो कर रहे हैं, तो इसके मोटिव पे क्वेश्चन उठना लाजमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का जो मंशा है वो साफ नहीं है, प्लेन नहीं है और वेलफेयर नहीं है। जेपी सर, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी ने किया था 70s में, कई जगह के आंकड़े हमारे पास है, पट्टा तो मिल गया, लेकिन अभी तक दलितों को उस पे मालिकाना हक नहीं मिला है। कोर्ट में भी मामला है, लोग ज्ञापन पे ज्ञापन पीएम के यहाँ भी दे चुके हैं, हर जगह दे चुके हैं। मैं जानता हूँ, कुछ केसेस मेरे पास आए थे, उनको नहीं मिला है। लेकिन अभी मोदी सरकार इतनी उदार हो गई है कि मुस्लिम सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करना चाह रही है और हिंदू सोसाइटी जैसे सब ठीक ठाक चलेगा। क्या ये पूरा मामला हेट्रेड की राजनीति की तरफ है? जी देखिए, मैं सबसे पहले संजीव भाई की बात को संदर्भ देते हुए फिर आपकी बात बताता हूँ। न रेवंत रेड्डी की सरकार साफ है और न ममता बनर्जी की साफ है, न कोई कम्युनिस्ट सरकार साफ है।
सरकार का एक चरित्र है, कुर्सी पर बैठे ही वो चरित्र जो है वो नीचे से जो है ऊपर तक जो है फिट हो जाता है शरीर में। आपसे बता दें, नीचे से कुर्सी से निकलता है और यहाँ दिमाग तक जो है फिट हो जाता है। आप बता, वहां जो है वेस्ट बंगाल में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, सिंगूर में क्यों एसईजेड बनाना चाहती थी, क्यों जो है नंदीग्राम सिंगूर में बनाना चाहती थी, क्यों टाटा को देना चाहती थी? तथाकथित आपके क्या कहते हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए या गरीबी दूर करने के लिए। तो आप तो फिर कोई पूंजीवादी ही जो है मतलब मॉडल पर आ गए थे ना। रेवंत रेड्डी की सरकार जो 400 पार, तो वो भी तो कांग्रेसी सरकार है। उसके पहले भी 70 साल में कांग्रेसी सरकार थी। क्या कांग्रेसी सरकार दूध की दूली थी क्या? और फिर केवल जमीनी नहीं, जंगल पर भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है। जंगल की जमीन भी जंगल काट काट के यहाँ पे बता रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे तमाम लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ कोई सरकार ये जो है जो देने वाली ये नहीं जारी करती कि बनेगा तो इतने रोजगार मिलेंगे। बना तो कितने रोजगार मिले, वर्तमान में कितने रोजगार है, इस पर कोई जो है क्या कहते हैं जवाबदेही है? कहीं कोई इसका आंकड़ा उपलब्ध है? बनेगा तो इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? और कितने लोगों को रोजगार मिला? तो रोजगार मतलब अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार है तो फिर, या चाय बेचना ही, तो आप अधिग्रहण करें तो भी जो बेरोजगार है या तो क्राइम करेंगे या पकौड़ा बेचेंगे और चाय बेचेंगे, आप पंचर साटेंगे। और आपने कुछ बना दिया तो भी वहां यही काम करेंगे, बाकी तो उनके लिए कोई काम उपलब्ध है नहीं। यही इलाहाबाद में एक रेमंड कंपनी ने जो है वो आपका जो है सिंथेटिक उसका जो है रेसे का जो है वो फैक्ट्री खोली थी, जिसको बाद में अंबानी ने टेक ओवर कर लिया और रिलायंस ने, और मतलब संभवतः आज की डेट में बंद है। वहां बाकायदे ये जो है रूल था कि एक भी स्थानीय आदमी को लेबर के रूप में नहीं रखा जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में था कि अगर एक भी आदमी आया तो जो है वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। एक को भी नहीं रखा गया, क्योंकि स्थानीय आदमी है तो काम नहीं करता, बकैती ज्यादा करता है, रंगबाजी ज्यादा करता है, और कानून रोज बताता है जो है जब तक उसको काम नहीं मिलता। कानून काम मिल जाता है तो फिर वो रंगबाजी ज्यादा बताता है। वो जो उनके अधिकारी हैं उनको जो है फैक्ट्री से बाहर निकलना जो है मुश्किल कर देता है, रास्ते में घेरवा लेता है कि साले बहुत परेशान कर रहे हो वगैरह। तो सरकार का चरित्र एक है। अब बाकी यहाँ पट्टे वाला मामला है, जो जमीन का पट्टा दिया, तो वो जो जमीन का पट्टा दिया वो किसका पट्टा दिया, कौन सी जमीन है? सरकार ने क्या उसको 2 साल 3 साल 4 साल टेक ओवर करके अपने पास अपने कब्जे में रखा था? या तब भी वही लोग जोत बो रहे थे जो अभी भी जोत बो रहे हैं और पट्टा का जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे हैं? सवाल यही है ना कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई। और दूसरी बात, जहां पट्टा मिल रहा है वहां के बारे में भी एक सत्य जान लीजिए। आप जो है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रोज जाते हैं तो आप 1 महीने में वहां चिन्हित कर लेंगे कि एक आदमी फटी हुई लुंगी पहन के जनप्रतिनिधि के साथ आ रहा है जमीन के पट्टे के लिए। फिर आप 1-1.5 महीने बाद जाएंगे तो पता चला वो आदमी पैंट बुशर्ट जो है पहन के आ रहा है दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ जमीन के पट्टे के लिए। फिर आप जो है वो क्या कहते हैं, फिर 15 दिन 1 महीने बाद देखेंगे वो तीसरे आदमी के साथ जो है लुंगी उंगी टाइप का कुछ पहन के आ रहा है, मतलब अपना रूप बदल बदल के। कई लोगों ने पट्टे को भी धंधा बना लिया है। किधर पट्टा मिला तो उसको दहिने बाएं औने पौने में दूसरे को दे के पैसा लेके दूसरे एरिया में चले गए भूमि उन्हों के पट्टा लेने। कोई जो है साफ नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस जाति के हों, वो भी कोई साफ नहीं है। और चैरिटी बिगिंस एट होम का जो सिद्धांत है ना, वो पूरा नीचे से ऊपर तक है। कोई बाहर की चैरिटी नहीं, पहले घर में तरक्की हो जाए, उसी में जो बेरोजगार है दूर जाए। उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के मंत्री अभी पिछली सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उनका पूरा खानदान बलिया के जो है बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बन गया है। मैं ओपनली कर रहा हूं, उसके बाद चुनाव हार गए वो, लेकिन वो सब के सब बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं और वो जो है सरकारी खाते से वेतन पा रहे हैं। तो चैरिटी घर से ही शुरू होती है, वो बाहर से नहीं शुरू होती। और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाली मशीनरी है वो जाति और आपके धर्म वो सबसे ऊपर है। उसके लिए पहले अपना परिवार है, इसके बाद बाकी कुछ है। और फिर अगर मंदिर भी बन जाए तो हमारे आपके लिए, या मस्जिद भी बन जाए तो चढ़ावा मतलब उसका
उन लोगों के लिए चढ़ावा मतलब मेरा। और अब मंदिर भी धंधा हो गया है। यहाँ एक इलाहाबाद में मंदिर साईं बाबा का खुला है, फ्रेंचाइजी लिया गया है साईं बाबा के मंदिर शनि सिंगणापुर से, और फ्रेंचाइजी का मंदिर है, तो फ्रेंचाइजी का है तो उसको भी कुछ ज्यादा होगा यहाँ से। और ये कि ताकि सबसे ज्यादा विश्वसनीय रहे कि साईं बाबा का ये वहां का एक्सटेंशन है। ये क्या मतलब है इसका? वहां 5-5 लोग रखे गए हैं उनके यहाँ, जो है वो सिक्का गिनने के लिए, जो बृहस्पतिवार को चढ़ावा चढ़ता है उनको जो है मतलब बाकायदे सैलरी पर रखे गए हैं। उनको किस खाते सैलरी दी जाती है और सिक्का कहाँ जाता है? वो सब सिक्का जो जोड़ करके कौन से बैंक में किस अकाउंट में जमा होता है? दूसरी बात, चाहे मंदिर हो चाहे वो हमने बताया ना गुरुद्वारे में फ्री में मिलता है, खाना भी मिलता है, बल्कि मजाक भी चलता है कि एक सरदार जी ने विज्ञापन निकलवाया कि ऐसा नौकर चाहिए जो खुद भी जाके गुरुद्वारे में खाए और हमारे लिए टिफिन में भरवा के ले आए निःशुल्क। कौन से मंदिर मस्जिद में आपको निःशुल्क भोजनालय मिलता है? बता दीजिए। यही इलाहाबाद में भी जी कुंभ लगा था, कितने लोगों ने जो है निःशुल्क भोजन करवाया, लेकिन वो कोई किसी जो है वो जूना अखाड़े के मठ से, जो 8 करोड़ का मठ बना था यहाँ, साध्वी रिदम्बरा का 6 करोड़ का बना था, उस मठ से मुफ्त में खाना नहीं बांटा जा रहा था। किसी बड़े साधु के यहाँ से मुफ्त में खाना नहीं बांटा जा रहा था। वो स्वयं सेवी संस्थाएं थी जो थोड़े से पुण्य के लिए खाना बांट रही थी कि खाना खिला देंगी तो उनको पुण्य मिलेगा। ये हर जगह की स्थिति है, सारे मस्जिदों की स्थिति। मस्जिदों में जो चढ़ावा चढ़ता है इमाम साहब के अलावा क्या होता है? अभी आपके चर्चों में तो फिर भी वो गरीब बच्चों को अपनी कम्युनिटी के जो है उनको पढ़ाने के लिए अमेरिका तक भेजते हैं। मंदिर और मस्जिद का क्या योगदान है? तो सब ऐसे ही है, सब भैया की बातें हैं। और बाकी हम अपने वोट बैंक के लिए चिढ़ाने की कार्रवाई, तुष्टीकरण की कार्रवाई, आत्मश्लाघा की कार्रवाई करते रहेंगे। जिसको जो करते बने करे। और हमारे ही आपके बीच में से ऐसे लोग हैं जो क्षणिक स्वार्थ के लिए अपनी पूरी कम्युनिटी को दांव पे लगा देते। संजीव जी, एक फ्रेज जी चला था, अभी भी चलता है। कल मैं एक टैक्सी में सफर कर रहा था, तो मुस्लिम को टाइट कर रहे हैं, यही सोच के जो है ना लोग खुश हो जाते हैं। हिंदू मंदिरों के बोर्ड में राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो उसमें बैकवर्ड के लोग सबसे अगुवा बने हुए थे, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा। लेकिन जब बोर्ड बना तो उसमें इन लोग को जो है ना वाला गेट से ही बाहर रहो। जेपी सर ने एक इशारा किया, वो यहूदी एंगल वाला, यहूदी एंगल, इसका पूरा जो डिजाइन है वो यहूदी डिजाइन है। इसमें थोड़ा प्रकाश नहीं नहीं, डालेंगे? देखिए देखिए, इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ने के बजाय आप देखिए, ये है 21st सेंचुरी लैंड ग्रैब। देखिए, जब 20वीं शताब्दी में जब हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार आया, इसको अगर हिस्टोरिकली अगर आप पूरे एंगल को देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, तो उससे पहले जो पूरे के पूरे जो टकराव जो दुनिया के प्रॉफिटियर्स का जो था, वो टकराव का कारण था एनर्जी, पेट्रोल और सी रूट्स। अब जो फिर टकराव का जो सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है 21st सेंचुरी में, वो है वाटर एंड फूड एंड लैंड। ये दुनिया के लैंड, ये दुनिया के तमाम देशों में मिलेगा। चाइना ने लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका में इतना बड़ा लैंड बैंक डेवलप किया है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर लैंड प्लस अर्बन लैंड दोनों पे नजर है। तो चूंकि हमारी जो सरकार है इतनी ताकतवर तो है नहीं कि अफ्रीका में अपने कारपोरेट घरानों को जाके लैंड दिलवा दे। दिलवाने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका में कुछ ठेका दिलवा दिए, कुछ बांग्लादेश में दिलवा दिया, ऐसे छोटे मोटे कोशिश हो रही है। लेकिन चाइना की तरह चूंकि हम इकोनॉमिक पावर नहीं है, चाइना की तरह हम मिलिट्री पावर नहीं है, तो हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं। तो अपने ही देश में जितना बेनिफिट दिलाना है उनको दिलवाइए। इसका कोई बहुत ज्यादा इजराइल से, ईरान से आप उसको मत जोड़िए। ये बेसिकली दुनिया भर का जो एक रूलिंग एलीट होता है, वो चाहे किसी धर्म का, और जो प्रॉफिटियर्स होता है उसका एक मिजाज होता है। वो एलीट का आपस में समझौता होता है, बिजनेस एलीट प्लस पॉलिटिकल एलीट, चाहे वो रूलिंग एलीट हो, वो सबका आपस में गठजोड़ होता है। उस गठजोड़ के साथ सारा काम होता है। हिंदू खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम टाइट हो रहा है। अरे मुस्लिम टाइट अगर हो रहा है, मुसलमान को पहले भी वक्फ से कुछ नहीं मिल रहा था, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। और तुमको भी हिंदुत्व से पहले कुछ नहीं मिल रहा था, तो आगे भी अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इस गलतफहमी में ना रहना कि तुमको बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल जाएगी, तो बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर साहब एकदम फ्री में इलाज कर देंगे, तो बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल तुमको इतना अच्छा मिल जाएगा कि तू जाओगे वहां डॉक्टर खड़े होंगे, तू अगर पढ़ाई कराना बच्चे को चाहोगे तो फ्री में बहुत बढ़िया टीचर मिल जाएगा। ये तो किसी भी हिंदू को नहीं मिल रहा है। अब्दुल टाइट हो गया। इस जुमले के साथ साथ संजीव
जेपी सिंह जी, रतन लाल जी सारे टाइट हो रहे हैं। क्यों इसलिए टाइट हो रहे हैं कि हम लोग जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको अगर कोई बीमारी है तो हमसे भी 2.5 लाख 3 लाख का ठुकाई कर देगा डॉक्टर। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो सरकारी स्कूल में कोई टीचर नहीं है तो पता चला कि आप किसी प्राइवेट में जाइएगा तो 7-8 हजार हो जाएगा। क्या बताइए, किसी प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो क्या आपके आप हिंदू होने के कारण आपको कोई 500 रुपया फीस लेगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि जो रूलिंग एलिट का जो डिजाइन है कि हिंदू मेजोरिटी में रहेंगे, हमने आपको पहले भी कहा था कि हिंदू मेजोरिटी में आज में भी है 100 करोड़ तो 120 करोड़ हिंदू है, 20 करोड़ मुसलमान है, 140 करोड़ आबादी है, 120 करोड़ हिंदू है। तो मुल्ले क्या टाइट हो जाएंगे बेचारे अब्दुल, क्या टाइट हो जाएंगे 20 करोड़? वो तो पहले से गरीबी में भूखमरी में हर तरह जी रहे हैं। अब आप उनको चाहते हैं कि और वो बनाना है तो साथ साथ आपकी भी बहुत बड़ी आबादी उसी उसमें है। जो 80 करोड़ जो लोग अनाज ले रहे हैं उसमें मुसलमान कितने होंगे? 5 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे। 65 करोड़ तो आपकी आबादी है हिंदुओं की, 70 करोड़ जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है। आप ये डिजाइन बनाइए, आप बोलिए कि नहीं हिंदू बहुत प्रगतिशील हो जाएंगे। अब हिंदुओं को आप पढ़ाई लिखाई से भी दूर कर दीजिएगा। जो साइंटिस्ट बन रहे थे, जो इतिहासकार बन रहे थे, जो साइकोलॉजिस्ट बन रहे थे, जो डॉक्टर बन रहे थे, वो सड़क पे हंगामा करते फिर रहा है। तो सवाल यह है कि अब्दुल टाइट होने की जो बात हो रही है, वो जो गाड़ी वाला कर रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि अब्दुल टाइट तो हो रहा है, ठीक है, टाइट हो रहा है, उसके घर पे आप बुलडोजर भी चला दो, वो रह लेगा झोपड़ी में। लेकिन साथ में जो आपके बच्चे को आगे जो टाइट होना है 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। और एक सिंपल उदाहरण है सर, हम अपना तो आगे के देख लेंगे, 20 साल बाद भारत की स्थिति देखेंगे। जिन्ना साहब ने हिंदू भय से पाकिस्तान बना लिया था, बहुत सारे इस देश के मुसलमान इस ज्योग्राफी से भी उधर जाके शिफ्ट कर गए थे। आज वहां आप सर्वे कराइए, प्राइवेट सर्वे कराइए, टीवी चैनलों पे भी देखिए आता है, वो कहते हैं कि हमने एक अलग मुल्क तो बना लिया, लेकिन हमने इस्लाम के नाम पे अलग मुल्क बनाने के बाद भी आज हम कहाँ हैं? हमारी 80 से 70% आबादी इतनी बदहाली में क्यों है? तो धर्म के जो अफीम पिला के जो एक निर्माण होता है, तो उसका एक उदाहरण है पाकिस्तान। तो आप भी सेम पाकिस्तान वाले एंगल पे जिन्ना साहब को अगर फॉलो करना चाह रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो मुबारक है, और हिंदू आबादी को भी मुबारक है, क्योंकि 20 करोड़ अब्दुल टाइट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हालात बनाए गए हैं, इस हालात में इसको 21st सेंचुरी लैंड ग्रैब बोले। इसमें लैंड ग्रैबर जो है, देखिए इसमें ना ओवैसी अलग है ना भारतीय जनता पार्टी को होम करवाने अलग है। संसदीय कमेटी की मीटिंग हो रही है तो दोनों खूब हंस के समोसे खा रहे हैं, ऐसा वीडियो मैंने देखा, खूब गपशप। बेशक इनके रिकमेंडेशन रिजेक्ट हो गए। हाँ, ओवैसी साहब को ये दुख होगा, उनके जो आसपास के लोगों ने कुछ वक्फ की जमीनें कब्जा कर ली होगी तो उस पर किसी और का कब्जा होगा, या कुछ बाद में नेगोशिएशन चलेगा। कह रहे कोई नहीं यार, 500 एकड़ मैं ले रहा हूँ, 100 एकड़ 50 एकड़ पे तू अपना हिस्सा रख लो, कोई चक्कर नहीं है, बाकी हम लोग बांट लेते हैं। पसमानदा कहा गए उससे क्या लेना देना, हिंदू दलित कहा गए उससे क्या लेना देना, होना यही है जो 39 लाख एकड़ लैंड है। और जहां तक बात हो रही है ना हिंदू मंदिरों की, जो बात हो रही है, देखिए हिंदू मंदिरों में भी जो आय है, उसका जो पैसा है, उस पे नजरें अब सरकार की है। अब वो हिंदुओं के वेलफेयर के नाम पे वहां भी आगे आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई होगी, मंदिरों पे अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे। जैसे अभी पता चला कि खबर आई थी कि मथुरा में जो एक जो मेन मंदिर है, वो उनका बाके बिहारी मंदिर या कौन सा मेन मंदिर है, उनको उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया एफसीआरए के लिए उसके ट्रस्ट ने, और एफसीआरए मिल गया। अब वो मंदिर का मैनेजमेंट परेशान कि हमने तो अप्लाई ही नहीं किया, हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन का परमिशन कैसे सरकार ने दे दिया। अब वो डरे हुए हैं कि कहीं सरकार इस बहाने अंदर तो नहीं घुसना चाह रही है मंदिर के अंदर। हिंदू में बहुत डिटेल रिपोर्ट छपी थी, और वहां मंदिर के पुजारी या मंदिर के जो बोर्ड में ट्रस्ट में कुछ फैमिली भी है जो वो वंशानुगत बनते हैं ट्रस्ट में, उनको ये डर हो रहा है कि कहीं हम लोग ना बाहर हो जाए। तो ये जो मतलब कि जो मंदिरों के पास जो रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स पे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटियर्स लोगों की नजर है, बिजनेसमैन की नजर है, प्रॉफिटियर्स की नजर है। और ये जो है ये द्वंद है, मतलब कि समझिए कि अब चूंकि आपको फिर मैंने पहले कहा था कि आबादी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है, रिसोर्स हो गया है लिमिटेड, तो अब उस रिसोर्स के लिए एक एक इंच के लिए लड़ाई हो रहा है, आधा एकड़ के लिए लड़ाई हो रहा है। स्पेस में कुछ लोग रह लेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क जेपी सर, मुसलमान को टाइट करते करते पता लगा हिंदू खुद ही टाइट हो गए।
स्कूल, नहीं देखिए कॉलेज, सर, यूनिवर्सिटी, रोजगार सब ये। इसका एक और पहलू है, इसका एक पहलू बाजारवाद से जुड़ा हुआ है। जी। आप देखिए भविष्य निधि का पैसा अब जो है वो हो रहा है बाजार में। इन्वेस्ट, बाजार में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। कितना हल्ला हुआ था कि भविष्य निधि डूब जाएगा, एलआईसी का पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट हो रहा है। और सरकार के निर्देश पर, सरकार के अदब में जो इस तरह की सब संस्थाएं हैं, उनका पैसा डूबते को उठाने के लिए जो है निवेश कराया जाता है। कुछ पैसा जो है एकदम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसा जो है बहुत खतरे वाला इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आए दिन आप सुनते हैं कि ये डूबा, वो डूबा, ऐसा डूबा, वैसा डूबा। दूसरा एक एंगल एंटीलिया का भी है। एंटीलिया की जमीन, एंटीलिया समझ गए आप, जो मुकेश अंबानी की अट्टालिका अंबानी साहब के का घर। मामले में, उसके बारे में है कि साहब ये वक्फ की जमीन पर है। और उसके लिए दिया जा रहा है कि अरे ये तो संसद की जमीन भी वक्फ में जा सकती है, तो वहां की भी जा सकती है। उसका मुकदमा चल रहा है कि एंटीलिया की जमीन जो है वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। एंटीलिया जो बहुत खड़ा है, तालिका खड़ी है, और उसमें पूरी उम्मीद है कि एंटीलिया के खिलाफ फैसला आ सकता है। तो उन सब के लिए भी ये सब कुछ अगर रचा जा रहा है। फिर कल गए, मान लीजिए कि आपने वक्फ की को जो है रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए अधिकार अपने हाथ में ले लिया, आपने जो भी कमेटी बनाई, तो कहेंगे कि इससे अपेक्षित जो है वो आय नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको भी बाजार को जो है क्या कहते हैं दोहन के लिए सौंपा जाए। तो जो आप सीधे नाक पकड़ने के बजाय ऐसे घुमा के जो है क्या कहते हैं नाक पकड़ेंगे, आप बता रहे हैं ये सब होने वाला है, देखिएगा। देखिए ठीक है सर। देखिए जो सरकार ने 2 मिस इन्फॉर्मेशन इस पे जरूर दिया है। पहला मिस इन्फॉर्मेशन ये दिया कि पहले वक्फ से संबंधित जो विवाद थे वो न्यायालयों में चैलेंज नहीं होते थे। वक्फ से संबंधित विवाद जिला न्यायालयों में भी चैलेंज होते थे, हाई कोर्ट में भी लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ से संबंधित मामले हैं। तो सरकार का ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो लगातार सरकार कर रही है कि पहले न्यायालय इसमें नहीं चैलेंज, न्यायालय में चुनौती नहीं होती। दूसरा जो एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है उस पर वक्फ का दावा कर रहे हैं। देखिए जितना भी पार्लियामेंट बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, ये सब जितने भी हैं, राष्ट्रपति भवन, ये जितने भी हैं ब्रिटिश राज के बनाए हुए हैं, और ब्रिटिशियर्स इतने नहीं थे कि वो वक्फ के जमीन पे ये सारा कुछ ऐसे निर्माण कर देते। तो ये जो झूठी अफवाहें जो सरकार की तरफ से फैलाई गई और वक्फ को लेकर लगातार जो फैलाई गई, ये मतलब कि एक तरह से आप एक किसी भी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए आपने फैलाया और सफेद झूठ बोला। मतलब कि आप वेबसाइट पे जाइए, हर हाई कोर्ट में कितने वक्फ के केस पेंडिंग है, सारा डिटेल आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कितने वक्फ के केस पेंडिंग है, सारा डिटेल आ जाता है। और पार्लियामेंट की जो जमीन है भाई, पार्लियामेंट की जमीन अंग्रेजों ने वक्फ के जमीन पे बना दी है, तो मतलब कि इससे बड़ा तो मुझे झपेट को नजर नहीं आता कि जो सरकार लगातार बोल रही है, को दावा कर रहे हैं। और मुझे नहीं कभी सुनने में आया कि किसी मुसलमान ने कहा हो या किसी ने वक्फ ने बोर्ड ने कहा हो कि संसद भवन भी हमारा है। ये जरूर सुने थे कि लाल किले पे बहादुर शाह जफर के जो वंशज है उन्होंने जरूर दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया था कि आप हमें दे दीजिए जो बहादुर शाह जो कलकत्ता में जो उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। तो ये इस तरह के जो झूठ है, इससे भी सरकार के मोटिव पे क्वेश्चन उठता है कि लगातार आप इतना सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और मुस्लिम को टाइट करने के चक्कर में धीरे धीरे बहुसंख्यक हिंदू खुद ही टाइट हो रहे हैं। जरा गौर से अपने आसपास देखिए, पता लग जाएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू।